नमस्कार, माई सेल्फ हितेश और आज हम करेंगे हिस्ट्री के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और जो एक बार आप जो हमारा वीकली शेड्यूल है इसके ऊपर नजर मार लीजिए, कौन कौन सी क्लासेस आपकी किस समय पर जो है वो लगती हैं, आप एक बार नजर मार लीजिए। और पंजाब सक्सेस मंत्रा का ये जो चैनल है ये आपके लिए समय समय पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाता रहता है और अब से हिस्ट्री के एमसीक्यूज जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस किया करूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बिकॉज, अब पूछा गया है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में लाहौर सेशन 1929 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज रीजन दिए हुए हैं आगे तीन। सेशन इज नोन एज फर्स्ट सेशन इन विच जवाहरलाल नेहरू वाज इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। पहला कहता है क्योंकि इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे। ठीक है, दूसरा कहता है रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व्ड इन दैट सेशन। जो खाई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की वो इस सेशन में पूरे तरीके से जो है वो भर दी गई थी और उसके बाद इनका मिलाप हो। तीसरा कहता है नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन वाज आल्सो पास्ड इन दिस सेशन, कि नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन भी इसी सेशन में पास किया गया था। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, दो से 5 सेकंड इस पे लगने चाहिए आपको, या ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड ले लो, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। एक बार देख लो, मैंने पूरा पढ़ के सुना दिया है, क्योंकि उतना टाइम तो जितना मैंने आराम से आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर दिया उतने में तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो फिर अब इसके आंसर पे आते हैं। देखो, पहला पॉइंट है कि पहला सेशन जो है जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए थे वो हाँ लाहौर सेशन 1929 ही था, तो ये वाला करेक्ट है। दूसरा, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच की जो जो रिफ्ट थी वो खत्म हुई थी लखनऊ पैक्ट 1916 से। ठीक है, और उनके बीच में जो दरार आई थी वो सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907 से आई थी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 1929 में ये वाला जो है इवेंट नहीं था, इनके बीच की खाई इस सेशन में नहीं खत्म हुई थी, ये पहले ही लखनऊ पैक्ट में जो है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ गए थे। नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था इस सेशन में। दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 के बीच का था और ये लाहौर सेशन 1929 की बात हो रही है। दोनों इवेंट्स के बीच में कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो करेक्ट आंसर आपका है इसमें वन ओनली इज करेक्ट। ठीक है, तो आंसर ए आपका इसमें जवाब होगा। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू रियोतवारी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो रियोतवारी के हिसाब से आप इन स्टेटमेंट्स पर नजर डालिए। द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या कहता है कि भाई जो रेंट है वो पीजेंट्स ने जो है वो पीजेंट्स डायरेक्टली सरकार को दिया करते थे। ठीक है, दूसरा, गवर्नमेंट गिव लैंड ऑन पट्टास टू द रियोट्स, और जो है इसमें कहा जा रहा है कि भाई रियोतवारी सिस्टम में सरकार जो है जमीन को पट्टे पे दिया करती थी रियोट्स को। ठीक है, और तीसरा, टैक्सेशन अंडर द दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन लैंड सर्वे एंड असेसमेंट। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि जो टैक्सेशन था इस सिस्टम के अंदर वो लैंड सर्वे और असेसमेंट पे बेस्ड था। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, पहला पॉइंट इसमें करेक्ट है। रीजन ये है कि पीजेंट्स मतलब किसान जो हैं, क्योंकि रोतवारी मैंने जो है जो मेरे बैचेस में जो स्टूडेंट मेरे साथ एडेड है, मैंने रेतवारी को पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैंने बताया है उसमें कि भाई रेतवारी सिस्टम में जो है होता क्या है कि एक रियोत का मतलब होता है इंडिविजुअल किसान, वो जो है वो डायरेक्टली सरकार को टैक्स पे करता है और रेंट पे करता है। बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सही है, ये पहला वाला जो है पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा, गवर्नमेंट गेव लैंड ऑन पट्टास टू द रियोट्स, तो पट्टे पर लैंड जो है सरकार जो है वो डायरेक्टली किसानों को दिया करती थी और उससे फिर जो है रेंट और टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, तो ये भी ठीक है। तीसरा, जो टैक्सेशन, जो टैक्स सिस्टम जो लागू किया जाता था उसमें लैंड सर्वे और असेसमेंट किया जाता था। तो ठीक है, तो जमीन का आकलन किया जाता था, असेसमेंट करके फिर जो है वो टैक्स डिसाइड किया जाता था। साइंटिफिक रेंट थ्योरी इसमें लगती थी। तो तीनों ही पॉइंट्स इसमें सही हैं, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कंसीडर दी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रेडक्लिफ कमेटी। रेडक्लिफ कमेटी के बारे में लिखी हुई इन जो है स्टेटमेंट्स पर आपको नजर डालनी है।
पहली स्टेटमेंट कहती है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो मतलब रेडक्लिफ कमेटी आई थी माइनॉरिटीज की समस्या को सुलझाने के लिए। दूसरा, गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल। तो इंडिपेंडेंस बिल को पूरे तरीके से वजूद में लाने के लिए इस कमेटी को लाया गया था। डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को डिलिमिट करने के लिए। और इंक्वायर इनटू द राइट्स इन ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो है के दंगे थे उनकी इंक्वायरी करने के लिए। पांचवा है सेपरेट कमिटीज वर फॉर्म फॉर द डिवीजन ऑफ पंजाब एंड बंगाल एंड बोथ ऑफ देम वर टू बी हेडेड बाय रेडक्लिफ। मतलब कि पंजाब और बंगाल के लिए दो अलग अलग कमेटियां बनाई जाएंगी और दोनों के प्रमुख जो हैं वो रेडक्लिफ ही होंगे। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको बता देता हूं पहली स्टेटमेंट पूरे तरीके से जो है वो गलत है। माइनॉरिटीज के लिए अब आपको लगेगा भाई डिवीजन करना था तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन था, तो मुस्लिम शायद माइनॉरिटी थे, उनके हकों के लिए जो है वो पाकिस्तान बनाया जा रहा था, तो बाउंड्री कमीशन था जो रेडक्लिफ कमीशन। तो शायद ये पॉइंट ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। माइनॉरिटीज तो बहुत सारी थी, माइनॉरिटीज की समस्या सुलझाने के लिए, सभी माइनॉरिटीज की समस्या सुलझाने के लिए थोड़ी ना थे। जनरली वो बस बंटवारा करने आए थे, एक पार्टीशन करने के लिए वो भारत में आई थी। जो रेडक्लिफ भारत में आए थे और उनके अंडर दो कमेटियां बनाई गई थी। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट तो आपका ठीक है, तो मतलब रॉन्ग है। ठीक है, दूसरा, गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल। ठीक है, इंडिपेंडेंस बिल, अब भाई सिर्फ पार्टीशन करना जो है का काम दिया गया था रेडक्लिफ कमेटी को और कोई काम नहीं दिया गया था। इंडिपेंडेंस बिल जो है वो उनके हाथ में नहीं था। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री लिमिट करने का काम इनका था। ठीक है, इंक्वायर इनटू द राइट्स इन ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में दंगों की जांच करने के लिए आए थे, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद सेपरेट कमिटीज वर फॉर्म फॉर द डिवीजन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, बोथ ऑफ देम वर टू बी हेडेड बाय रेडक्लिफ। बिल्कुल सही है, दो अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी बंगाल के विभाजन के लिए और पंजाब के विभाजन के लिए, और दोनों के ही जो प्रमुख हैं वो बनाए गए थे सर साइरल रेडक्लिफ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 3 और 5 आपका करेक्ट है, देन डी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एनी बसंत वॉज फर्स्ट, ये जो अभी सवाल में जो नहीं, ये एनी बसंत से जुड़ा हुआ सवाल है। एनी बसंत वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। तो पहला पॉइंट कहता है एनी बसंत जो है वो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। दूसरा कि शी वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड केम टू इंडिया एज रिप्लेसमेंट ऑफ आफ्टर द डेथ ऑफ मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की। तो वो ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक्टिव मेंबर थी और भारत आई थी मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की की डेथ के बाद। ठीक है, तीसरा, शी वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1915 बॉम्बे सेशन। इसमें यह कहा गया है कि 1915 के बॉम्बे सेशन में जो है एनी बसंत कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। तो आपको सही स्टेटमेंट बताना है, ऑप्शंस हैं आपके सामने, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली और 1, 2 and 3 तीनों ही। मैं एक एक करके इन सभी स्टेटमेंट्स पे आता हूं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि एनी बसंत जो है वो होम रूल मूवमेंट की शुरुआत के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। बिल्कुल सही है। एनी बसंत जो है वो 2 न्यूज़पेपर्स चलाती थी जिनके नाम थे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और ये आयरलैंड से आई थी। शुरुआत में जब ये भारत आई थी तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करने आई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक संस्था 1875 में न्यूयॉर्क में बनाई गई थी, जिसको बनाने का पीछे का मकसद था कि हिंदू धर्म और उससे जुड़े हुए कल्चर, ट्रेडिशंस, मेडिकल प्रैक्टिसेस, इन सब को दुनिया तक पहुंचाना। ठीक है, तो बेसिकली थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदू धर्म का पूरा ओवरऑल प्रचार प्रसार करती थी। और ये कमेटी जब इसने पाया कि भारत में ही हिंदू धर्म जो है उसको वो अपनी कोर्स और अपने जो है कोर्स को खोता चला जा रहा है, तो फिर ये वापस इन्होंने जो है अपना एक हेडक्वार्टर जो है वो मद्रास के पास अदियार में भी जो है एस्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, 1882 में। उसके बाद 1893 में मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की की डेथ हो गई थी, जो फाउंडर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। 2 लोग फाउंडर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के, एक तो मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की और एक कर्नल एचएस ऑलकॉट। जब मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की की डेथ हुई 1893 में, तो उनकी जगह पर आयरलैंड से काम करने आई मैडम एनी बसंत। एनी बसंत जब आई तो एनी बसंत जो है वो फिर
होम रूल बाद में जो है वो तो खैर कोइंसिडेंटली, मतलब क्योंकि आयरलैंड में ये सिस्टम था, होम रूल मूवमेंट वहां पे चला था, तो उन्होंने यही आइडिया यहाँ पे प्रोपोगेट करना शुरू किया। 1914-15 में उन्होंने अपने अखबार न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के जरिए ये विचार भारत में रखने शुरू किए। आई तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करनी थी, बाद में सोशल वर्क का काम करने लगी भारत में, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये विचार रखे। तो होम रूल मूवमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ये इसकी शुरुआत करने वाली एनी बेसेंट थी। लेकिन दूसरा पॉइंट कि हाँ वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक्टिव मेंबर थी और बाद में मैडम एचपी ब्लेवेट्स्की की डेथ के बाद आई थी, ये पॉइंट भी मैंने अभी आपको इस कहानी में बता ही दिया। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो प्रेसिडेंट चुनी गई 1915 बॉम्बे सेशन में। यहां ये गलत हो जाएगा जी, 1917 के कलकत्ता सेशन में चुनी गई थी, ठीक है, और पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, ठीक है। तो एनी बेसेंट 1917 में, 1925 में जो है सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली, ए इज करेक्ट, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो सही है, ठीक है, कौन कौन से कथन है वो सही है। पहला है रोलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ सेडिशन कमेटी। रोलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बेस्ड थी। दूसरी, एंटी रोलेट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। एंटी रोलेट सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। तीसरा, डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद द रोलेट सत्याग्रह। जो डेमोन्स्ट्रेशंस थे जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट, वो और रोलेट जो सत्याग्रह था वो दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे थे, ये कह रही है तीसरी स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा जो है वो सही है। पहला ऑप्शन 1 ओनली, दूसरा 1 and 2, तीसरा 2 and 3 ओनली, और चौथा 1, 2 and 3। देखो एक एक करके पहले इनके बारे में बता देता हूं आपको। रोलेट एक्ट जो है वो सेडिशन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेस्ड थी, बिल्कुल सही है। एक्चुअली रोलेट जो है जो रोलेट कमेटी थी उसी का नाम सेडिशन कमेटी था, और उसी के जो है रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है रोलेट एक्ट को लाया गया था। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्योंकि एक ही जो है कमेटी, रोलेट कमेटी का नाम ही सेडिशन कमेटी था, तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा, एंटी रोलेट सत्याग्रह गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा शुरू किया गया था, ये पॉइंट जी बिल्कुल गलत है। गोपाल कृष्ण गोखले का निधन 1915 में हो गया था। ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल मेंटोर थे, और इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द साइमन कमीशन कोइंसाइडेड विद रोलेट सत्याग्रह। अब ये तीसरा पॉइंट जो है, अब आप देखें कि साइमन कमीशन जो है ना वो 1926 में भारत आया था। शुरुआत में उसको बुलाने के लिए जो है भारतीयों ने प्रोटेस्ट किया था कि जो एक ये जो है जांच के लिए कि जो भी पंजाब में गलत हुआ था, जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हुई थी, और भी बहुत सारी घटनाएं जिसमें गलत तरीके से भारतीयों के साथ जो है भारतीयों को साथ सलूक किया गया था और रोलेट एक्ट लगाकर उन्हें जेलों में भर दिया गया था। तो इसीलिए साइमन कमीशन को बुलाया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन का नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी था, ये ध्यान रखना। साइमन कमीशन वाज आल्सो नेम्ड एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है जब उसमें 1925-26 में अनाउंस किया गया कि ये लोग इसके मेंबर्स होंगे, और उन सभी मेंबर्स में सारे के सारे अंग्रेज थे, और इट वाज एन ऑल वाइट अफेयर, तब जाके उसका विरोध शुरू हुआ था, ठीक है। तो अब रोलेट सत्याग्रह 1919-20 में है, तो अब ये कैसे हो सकता है कि भाई ये दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे थे? दोनों अलग अलग थे, अलग अलग समय पर थे, 6-7 साल का दोनों में गैप है कम से कम, ठीक है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका 1 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर, ठीक है, ये ध्यान रखना इस सवाल पर। मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर, पहला धर्म सभा, इसके सामने लिखा है नाम राधाकांत देव। दूसरा, ऑल इंडिया किसान सभा, इसके सामने नाम लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती।
तीसरा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसके सामने नाम लिखा है ईवी रामास्वामी नाइकर। आपको बताना है इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही तरीके से मैच किया गया, which of the pairs given above is are correctly matched, 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, या 1 2 and 3। देखिए पहला वाला इसमें सही तरीके से मैच किया गया। धर्म सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय राधाकांत देव इन 1830। 1830 में राधाकांत देव ने इसकी जो है वो ये कह लीजिए इसको बनाया था। अब बनाया था, बोलते हैं कि ये एक ऑर्थोडॉक्स जो है संस्था थी बिल्कुल, और इसको बनाया गया था ब्रह्मो समाज को काउंटर करने के लिए। ब्रह्मो समाज 1828 में ब्रह्मो सभा के तौर पे बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने और उनके साथियों ने। 1829 में उसका नाम बदलकर ब्रह्मो सभा से ब्रह्मो समाज कर दिया गया था। ब्रह्मो समाज का कार्य जो है ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस, परंपराओं का जो है विरोध करना था। लेकिन ये जो धर्म सभा थी ये जो है ब्रह्मो समाज के अगेंस्ट बनाई गई थी। ब्रह्मो समाज के आइडियाज के अगेंस्ट ये ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस को सपोर्ट करते थे। 1830 में बनी थी ये संस्था, ठीक है, धर्म सभा बाय राधाकांत देव। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा, इसे बनाया था स्वामी सहजानंद ने 1936 में। ये बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक विंग के तौर पे, ठीक है। और तीसरा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब ये यहां पे पेज है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब ईवी रामास्वामी नाइकर जुड़े तो थे किससे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थे, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट लीडर भी थे, लेकिन उसके फाउंडर नहीं थे। सवाल में ऊपर पूछा गया फाउंडर, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो इसका आंसर तो है जी बी, मतलब 1 and 2 आर करेक्ट ओनली, 1 and 2 आर करेक्ट ओनली। अब एक बार देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में एस रामनाथन द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी, और ईवी रामास्वामी जो है बाद में, जिनको पेरियार भी कहा जाता था, बाद में उनको इनवाइट किया एस रामनाथन ने, और फिर उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। धर्म सभा राधाकांत देव जो है 1830 में उन्होंने शुरुआत की थी ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी को अपोज करने के लिए। ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की एक विंग की तरह एस्टैब्लिश की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा सन 1936 में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, इसीलिए इसका आंसर है बी। चले आगे चलते हैं। हाँ, एक और संस्था थी प्रार्थना समाज। देखो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसके फाउंडर तो थे कौन, एस रामनाथन, लेकिन उसके बाद में प्रमुख नेता जो प्रमुख लीडर जो उसके बने ई रामास्वामी नाइकर। तो मतलब ई रामास्वामी नाइकर को ज्यादा पहचान मिली, और ये संस्था भी उन्हीं से ज्यादा जो है पहचानी जाती है, लेकिन फाउंडर नहीं थे वो। ऐसे ही सेम जो है प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को, लेकिन बाद में केशव चंद्र सेन और एमजी रानाडे ने जब इन्हें ज्वाइन कर लिया तो वो प्रमुख चेहरा बन गए उसके, और आत्माराम पांडुरंग का नाम जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम जो है लिया जाने लगा। इसीलिए कई बार जो है हम कंफ्यूज कर जाते हैं। इंपॉर्टेंट लीडर एसोसिएटेड अलग चीज है और फाउंडर अलग चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहला है कि स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इट बिगिन एज सून एज क्राउन टुक कंट्रोल ऑफ इंडिया इन 1858। ये तभी शुरुआत हो गई थी इसकी जैसे ही क्राउन ने भारत पर 1858 में कब्जा हासिल किया। उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है वो स्वदेशी मूवमेंट के एक पार्ट की तरह ही एस्टैब्लिश किया गया था। तीसरा, गुड्स सच एज मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट वर बॉयकॉटेड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। के मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल सॉल्ट जो है उनका बॉयकॉट किया गया था इस मूवमेंट के दौरान। चौथा, स्वदेशी मूवमेंट वाज कन्फाइंड टू बंगाल ओनली। चौथा कहता है कि स्वदेशी मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक ही सीमित थी। तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भाई 1858 में ये जो है वो जैसे ही क्राउन ने टेक ओवर किया तभी शुरुआत हो गई थी। नहीं जी, स्वदेशी मूवमेंट 1906 में है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के तुरंत बाद ये घटना घटी थी और उसके विरोध में ही, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। दूसरा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स का जो है वो बॉयकॉट किया गया था स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, स्कूल्स और कॉलेजेस का, इसीलिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी 1906 में। ये बिल्कुल सही है।
तीसरा, मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल सॉल्ट जैसे प्रोडक्ट जो ब्रिटिश प्रोडक्ट थे उनका बॉयकॉट किया गया था, ये भी ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट बंगाल तक ही सीमित थी, ये गलत है। ओनली कहा मैंने, तो ये देखिए एक बार, पूना और बॉम्बे में जो है स्वदेशी मूवमेंट जो है इसके सरगना थे या इसको चला रहे थे जो बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, उसके अलावा दिल्ली में सईद हैदर रजा, ठीक है, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जो है इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। अब द मैसेज वाज प्रोपोगेटेड टू बॉयकॉट गुड्स सच एज मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट। तो अब मुझे लगता है इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने ये जो है ये ऑप्शंस जो है वो मार्क किया। अब देखो, अब इसमें क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 और 3 करेक्ट है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बी, ठीक है, तभी आपका आंसर आ जाता है बी। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित इन सभी स्टेटमेंट्स पर एक बार नजर डालिए। पहली स्टेटमेंट कहती है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी, ओपियम ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। 1813 के चार्टर एक्ट का प्रमुख पॉइंट ही ये था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के पर कतरे गए थे, उसकी ट्रेड मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था चाय का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार और ओपियम के व्यापार तक। क्यों? क्योंकि इस समय पर जो है एक लहर चली थी ब्रिटेन में जहां इक्वालिटी की बातें होने लगी थी, और इक्वालिटी की बातें हो रही थी तो हर व्यक्ति का, हर बिजनेस हाउस का, हर बिजनेसमैन का अधिकार था कि भारत से जो हो रहा था प्रॉफिटेबल ट्रेड सब उसमें भागीदारी ले सके। तो इसीलिए जो है ट्रेड अलाउ कर दिया गया था इंडिविजुअल बिजनेस हाउसेस, इंडिविजुअल बिजनेसमैन और मर्चेंट्स के लिए, और कंपनी के जो एक अधिकार को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। इस एक्ट के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में अपने रिलीजियस आइडियाज प्रोपोगेट करने के लिए जो है वो आजादी दे दी गई थी। तो बिल्कुल सही पॉइंट है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों पॉइंट सही है। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल वाज एक्सटेंडेड टिल 1853 बाय दिस एक्ट। 1853 मतलब ये कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसे 1853 तक एक्सटेंड कर दिया था 1813 की एक्ट में। भैया ये यहां गलत हो गया, क्योंकि हर चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को 20-20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। 1793 में 1813 तक, 1813 में 1833 तक, और 1833 की चार्टर एक्ट में 1853 तक फाइनली, ठीक है। तो ये 40 साल के लिए नहीं एक्सटेंड किया था, तो ये गलत है जी भाई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, 1 और 2 ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, which of the following statement is are correct regarding the ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए इन कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है, इट अपोज्ड ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस लाइक सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसने जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस थे ना, सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे, ठीक है, तो उनका विरोध किया था, ठीक है। दूसरा, इट वाज फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया। तो ये उत्तर भारत में होने वाली पहली रिफॉर्म मूवमेंट थी, इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट थी, ठीक है। तीसरा, डिनाइड द नीड फॉर प्रिस्टली क्लासेस फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। तो तीसरा कहता है कि भाई इसने प्रिस्टली क्लासेस की जरूरत को नकार दिया था रिलीजियस टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए। चौथा, इट पॉपुलराइज्ड द डॉक्ट्रिन दैट वेदास आर इनफेलिबल। इसने इस विचार को जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर किया कि भाई वेदास जो है वो इनफॉलिबल हैं, अनचैलेंजेबल हैं, उनके अंदर कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं, पहला स्टेटमेंट सही है। हाँ, सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ बात करने के लिए ही बनी थी ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय के विचार क्रांतिकारी थे उस समय पर, जो सोसाइटी की सोच से बिल्कुल दूसरी विपरीत दिशा में चलते थे। और ये पहला फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट था। हाँ, पहली बार जो है किसी ने जो धारा से विपरीत सोचने की कोशिश की थी, तो हाँ वो थे राजा राम मोहन रॉय, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन रिनाइजेंस भी कहा जाता है, या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। और हाँ बिल्कुल, ये तीसरा पॉइंट भी सही है कि जो प्रीस्टली क्लास है, जो ब्राह्मण वर्ग था, वो जिस तरीके से जो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के बातों को कहता था, तो उस अथॉरिटी को इन्होंने नकार दिया था, ठीक है। चौथा,
हाँ, वेदों के बारे में बात जरूर की ब्रह्मो समाज ने कि वेदास जो हैं वो उसमें जो लिखी हैं बातें वो सही हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दे आर अनचैलेंजेबल और इनफॉलेबल, या उसमें लिखी कोई भी बात बिल्कुल भी किसी भी मायने में गलत हो ही नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं कहा। ऐसा कहता था अगर कोई तो वो आर्य समाज कहता था। तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ए, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय दादा भाई नारोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट। दादा भाई नारोजी का इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है वो क्या जो योगदान था, आप एक बार उस पर नजर डालिए जो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ही एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। इन्होंने जो भारतीयों की जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी अंग्रेजों के द्वारा, उसकी पोल पट्टी खोल डाली थी। पहला पॉइंट कहता है। दूसरा कहता है, ही आल्सो फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1867 टू पुट इंडियन कंसर्न्स अक्रॉस ब्रिटिश पब्लिक। ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नारोजी ने 1866-67 में की थी। इसमें आप इस बात पे कहीं डाउट मत उठाना, 66-67 ही था जब वो फॉर्मेशन की गई थी। और तीसरा, बिकेम द फर्स्ट एशियन टू बिकम अ ब्रिटिश एमपी इन 1867। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है उसका भांडाफोड़ किया था। ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो बनाई थी अपनी, किसने? हमारे दादा भाई नारोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और दादा भाई नारोजी ही थे जो आगे चल के 1892 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो है वो अध्यक्ष, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एमपी चुने गए थे। ठीक है, 1867 नहीं था, तो ये पॉइंट गलत हो गया। फर्स्ट एशियन थे, फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश एमपी बने थे, लेकिन 1892 में बने थे, इसलिए ये पॉइंट गलत हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पर, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1866-67 में थी, तो कहीं किसी पॉइंट में 67 अगर दिख जाता है तो इससे आप बहुत ज्यादा वो मत करिए ज्यादा, तो ये ठीक है ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट इसमें। तो थर्ड जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया बी। ठीक है, चलिए चलिए आज के लिए ये 10 MCQs जो है अब हमारे समाप्त हुए, और मुझे लगता है आपने जो है काफी अपनी प्रैक्टिस की होगी इन MCQs के जरिए। हम फिर से हर हफ्ते इसी तरीके से MCQ सेशंस आपके सामने लाते रहेंगे, और बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आगे के सेशन में। ठीक है, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, और जो है वो अपनी क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। चलिए, ठीक है।